अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का कल 5th और फाइनल ओडीआई मैच हुआ था, जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो डिसाइड होना था कि हम नंबर 1 पे रहते हैं या नहीं रहते। और यही बैड न्यूज़ है कि अब पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पे नहीं रहा, क्योंकि नंबर 1 से अब आ चुका है 3rd पे। खैर दुख तो बहुत हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक दिन के लिए नंबर 1 बने, लेकिन फ़ख्र इस बात का है कि बाबर आजम वो वाइस कैप्टन है हमारी, वो पहली बार पाकिस्तानी टीम, चलो एक दिन के लिए सही, 24 घंटे के लिए सही, कम से कम नंबर 1 तो बनी, वरना तो इससे पहले एक सेकंड भी पाकिस्तानी टीम नंबर 1 पे नहीं पहुंची ओडीआई रैंकिंग में। चलो T20 में हम पहुंचे, लेकिन ओडीआई में हम कभी भी नहीं पहुंचे नंबर 1 पे। लेकिन चलो एक दिन के लिए तो कम से कम एक दिन की तो चांदनी हमें कम से कम मिली। लेकिन फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि आज कल 5th ओडीआई मैच था, और मैं यही कहना चाह रहा था कि अर्ली सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है मे बी लास्ट ओडीआई मुश्किल होगा, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत आता है वो बैटिंग ही करेगा, और वही हुआ। कल उन्होंने बैटिंग ही की और एक अच्छा 300 का टोटल लगाया बोर्ड पर। 300 चेस करना बहुत ही कोई आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, वो भी कराची की पिच पर, नेशनल क्रिकेट बैंक अरीना की पिच पर। इतना आसान नहीं है चेस करना। और जैसे ही बाबर आजम खेलने आए तो बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ग्राउंड में शोर हो जाता है, और ज़्यादा क्राउड भी बड़ा आया हुआ था कल कराची का। वैसे अगर देखा जाए जैसे कह सकते हैं फुल, जिसे कहते हैं फुल क्राउड आया। खैर फुल भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इतना आया हुआ था क्राउड, क्योंकि वैसे तो आते नहीं है, कराची का बहुत ही ज़्यादा कम क्राउड होता है। लेकिन कल जो थे वो बाबर की सेंचुरी देखने के लिए आए थे, और कल बाबर आजम ही 1 रन बना के आउट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली। बाकी फ़खर जमान भी बिल्कुल स्लो खेल रहे हैं, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं टेस्ट की तरह खेल रहे हैं, मतलब 3 के रन रेट से खेल रहे हैं, टुक टोक, मतलब 6 बॉल पे 3 से भी कम रन रेट से खेल रहे हैं। 64 बॉल पे 33 रन बनाया। वही मसला है इनका कि जब भी स्ट्रेट बॉल आ रही होती है ये चाहते हैं ऑन साइड पे खेलूँ क्रॉस बैट के साथ, लेकिन कभी कभी ट्राई तो करें कि स्ट्रेट बैट के साथ खेलूँ। चलो स्ट्रेट बैट के साथ अगर आप खेलेंगे तो या पे बाउंड्री रो क्रॉस करेगी या पे फील्डर को बीट करेगी वो, या फिर मे बी चलो कैच हो जाएगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा जितना आपका टॉप एज लग के जो कैच होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जितना आप मिडिल करके मारो जो बाउंड्री पे कैच हो उस पर इतना दुख नहीं होता। चलो लेकिन आपने रिस्क जो ले रहे हैं, आप फजूल तरीके का रिस्क ले रहे हैं, बिल्कुल रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट्स करो। ज़्यादातर इसी वजह से फ़खर जमान आउट हुए इसलिए, और इस पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तो दुख हो रहा है ना मुझे इस मैच में, वो इफ्तिखार अहमद की जो सेंचुरी नहीं हुई और वो पैच को फिनिश नहीं करवा, उस पर दुख हो रहा है। वो अकेला बंदा 1 मैन आर्मी की तरह खड़े रहा, बस किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए। ना अपनी सेंचुरी की फिक्र की, बगैर अपनी सेंचुरी की फिक्र किए हुए डबल रन भागे, हालांकि उस पर डबल नहीं बनता था, लेकिन वो बेचारा क्या करे। दूसरे एंड पे हारिस रऊफ थे, जो वही पूरा ओवर ज़ाया हो जाता, फिर वो एक और ओवर के बाद ही स्ट्राइक मिलनी थी इफ्तिखार अहमद को, या फिर अगर वो खुदा ना खास्ता अगर वो आउट हो जाता हारिस रऊफ तो वही लास्ट विकेट रह जानी थी, क्योंकि 9 बॉल पे 1 रन ही बनाया था हारिस रऊफ। सबके सब मारने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ये स्ट्रेटजी नहीं बना रहा, कोई ड्रेसिंग रूम से ये मैसेज नहीं आया कि भाई टेल एंडर्स को, कि जब आगा सलमान आउट हुए 57 रन पे, बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई दोनों ने, 150+ रन की पार्टनरशिप हुई। इसी ने पाकिस्तान को मोमेंटम शिफ्ट किया, न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की तरफ मोमेंटम आया, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर तो फेल हो गया था। मुझे लग रहा था जिस दिन ये टॉप ऑर्डर फेल होगा उसी दिन जो है हमारे मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर पे जो है इम्तिहान आएगा, और लोअर ऑर्डर जो है हमारा इम्तिहान जिसे कह सकते हैं फेल हो गया। बाकी मिडिल ऑर्डर ने फिर भी अच्छा संभाल लिया आगा सलमान और इफ्तिखार ने। खैर आगा सलमान को चाहिए था इफ्तिखार अहमद के साथ आखिर तक फिनिश करके जाना था, लेकिन चलो फिर भी बेहतर कुछ करके चले गए 57 रन बना के। और इफ्तिखार अहमद जो है ना वो 1 मैन आर्मी की तरह, और वो ये प्लेयर है जो अंडररेटेड है, मतलब इतनी तारीफ नहीं की जाती। हमारे जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है जैसे ओपनर हो गए, वो तो चलो अपनी सेंचुरी बना के खूब दिल जीत लेते हैं आवाम का, वो होते हैं, लेकिन जो टीम के लिए खेलता है और टीम हार जाती है सबसे ज़्यादा गालियाँ उसी को ही पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा बुरा भला उसी को ही कहा जाता है। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि वो टीम के लिए खेल रहा है, ना वो अपनी सेंचुरी की फिक्र करता है, ना वो अपनी 50 की फिक्र करता है। और 2 बार मेहनत की इफ्तिखार अहमद ने, दोनों बार सैलानी मिला। पिछला T20 सीरीज़ में जिसमें 24 बॉलों पे 60 रन की इनिंग्स खेली थी इफ्तिखार ने, और बाकी आज 72 बॉल्स पे 94 रन की इनिंग्स खेली, मतलब वन ऑफ द बेस्ट अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के कैरियर की इनिंग्स खेली। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, T20 और ODI दोनों को मिला के बहुत ज़बरदस्त खेला इफ्तिखार अहमद के लिए। हेड्स ऑफ टू इफ्तिखार अहमद, क्या खेला है यार, मैं बताऊँ चाचा ने क्या खेला है, मतलब ज़बरदस्त खेला है। मैं जो कहूँ ना बस ज़बरदस्त, बस कोई साथ निभाने वाला नहीं था, साथ देने वाला नहीं था इफ्तिखार अहमद का, कि
दूसरे एंड पे बस इफ्तिखार अहमद को स्ट्राइक देते रहे, सबके सब मारने में लगे हुए, जैसे कोई T20 इनिंग का हम टारगेट दे रहे हैं किसी को और एक आध ओवर बाकी जिसमें बस हमें छक्के चौके चाहिए, बस लप्पे मारे सबके आके, बस सबके सब बैट घुमाए जा रहे बगैर सोचे समझे। वही T20 वाली मेंटालिटी आप ODI में शिफ्ट करेंगे तो यही होगा। जैसे इफ्तिखार अहमद है, आगा सलमान है, उनको 16-17 बॉलें चाहिए होती हैं सेट होने के लिए, ये हैं असल ODI के प्लेयर जो फिनिश कर सकते हैं, तो आपको इनको स्ट्राइक देनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ से कोई ना कैप्टन की तरफ से मैसेज आया, चलो खैर, लेकिन कैप्टन ने बहुत अच्छे डिसीजन लिया बाबर आजम के, ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने इफ्तिखार अहमद को चांस दिया। ओके, इमामुल हक का जो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज था कि हम किसी नए बंदे को चांस नहीं देंगे, बस यही टीम रहेगी तो रहेगी, पत्थर पे लकीर हो गई है ये टीम, वर्ल्ड कप तक यही रहेगी। और वही हुआ, अगले दिन इमामुल हक की ड्रॉप हो गए, बाकी इफ्तिखार और हारिस दोनों खेल रहे थे प्लेइंग 11 में। तो यही होता है भाई कि आपको इतना ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बोलने चाहिए। अगर आप दोस्त हो बाबर के तो ये नहीं है कि आप कैप्टन या चीफ सेलेक्टर हो इस टीम के, जो आप फैसले करने वाले आप ही हो। ऐसा आपको बीच का सवाल निकालना चाहिए था, आपको ऐसा जवाब देना चाहिए था। अंदाज़े बयां जो था उनके जवाब का वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें वो भी कुछ खास अच्छी नहीं रही, स्पेशली स्पिनर्स की बात करूँ। हालांकि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हमारी कंडीशन में इतना अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन हम ही अपनी कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाते। हमारे स्पिनर्स को देखना चाहिए कि होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हुए अच्छी बॉलिंग करा। हालांकि शादाब खान ने 2 विकेट्स तो ली, लेकिन 9 ओवर में 67 रन दे दिए, 7.5 प्लस की इकोनॉमी दे दी। बाकी अगर हम बात करें आगा सलमान की, वो 8 ओवर में 60 रन दे गए, उनकी भी 7.4 समथिंग की इकोनॉमी से प्लस। बाकी उसामा मीर ने चलो थोड़ी बेहतर बॉलिंग कराए, बाकी स्पिनर से 53 रन दिया 8 ओवर में, उन्होंने भी बेहतर कराया। बाकी जो पेसर्स जो है उन्होंने पूरा डोमिनेट किया बॉलिंग में। शाहीन शाफरी ने 3 विकेट्स ली, बाकी वसीम जूनियर और RS राव ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। लेकिन जो असल जो मैच जो है वो जो मोमेंटम जो शिफ्ट किया न्यूजीलैंड की तरफ, वो स्पिनर्स ने ही किया है। और अगर तारीफ़ करने पड़ेगी विल यंग की, जैसे वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 87 रन की इनिंग्स खेली आज। और मार्क चैपमैन जैसे एक, जैसे कह सकते हैं ना, एक न्यूजीलैंड का मोमेंटम बिल्ड करते हैं आखिर में, कि जो फिनिशर्स जो है आखिर में अच्छा फिनिश कर ले, एक 300 अच्छे टोटल पे आ जाए। वो भी अच्छी इनिंग खेली, मार्क चैपमैन भी बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं, चाहे वो 40 या 50 रन की इनिंग खेलें, लेकिन तेज़ खेल के जाते हैं, जो एक टीम का जो मोमेंटम है वो बन जाता है। बाकी प्लेयर्स का काम होता है कंटिन्यू करना, अगर उन्होंने नहीं किया तो खैर उनका कसूर नहीं है, वो मोमेंटम बना के चले गए। उनको तो चाहिए मार्क चैपमैन को फिनिश भी करे इनिंग, लेकिन खैर वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए थे 33 बॉल पे 43 रन बना के, लेकिन आसानी करके गए थे बाकी आने वाले प्लेयर्स। वो तो शुक्र है आखिरी में हमने बहुत ज़्यादा जल्दी विकेट्स ले ली, वरना तो इनके 10, 20 या 30 रन मैं कहूँगा शॉर्ट हैं। क्योंकि जैसे मार्क चैपमैन ने बैटिंग की, जैसे एक्सेलरेट किया न्यूजीलैंड ने, क्योंकि शुरू के ओवर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं गया था, स्पेशली पावर प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। जैसे एक्सेलरेट किया विल यंग की इनिंग ने, पहले एक्सेलरेट किया, फिर टॉम लैथम भी, उन्होंने भी अच्छे से साथ निभाया, अच्छे से साथ दिया न्यूजीलैंड के बैटर्स का। और फिर ऐसे न्यूजीलैंड ने 300 का टारगेट दिया था। और जाहिर सी बात है दिल दुखता है जब पाकिस्तान जो है सीरीज़ तो जीत गया, चलो जीत गया, सीरीज़ की ट्रॉफी हमारे हाथ में आई है, लेकिन नंबर 1 पोजीशन जो है ना वो हमारे पास छिड़ गई। और सबसे बड़ा एक और सेटबैक ये है कि 2 महीने तक हमारी कोई ODI सीरीज़ नहीं है, तो ये भी है, मतलब 2 महीने के लिए आराम ही आराम, रेस्ट ही रेस्ट, छुट्टी 2 महीने के लिए। और यही तो बात है, क्योंकि बीच में बाकी जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर हम देखें इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूजीलैंड होगी, इनकी सीरीज़ है बीच में, और ये कुछ ना कुछ करके ऊपर आ सकते हैं और अपनी ऊपर जो है पोजीशन जमा सकते हैं। और हमारे पास 2 महीने के बाद कुछ भी मैचेज नहीं है। अगर हम कर सकते हैं जो भी कुछ कर सकते हैं, हम 2 महीने के बाद ही कर पाएंगे। लेकिन खैर देखते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा नंबर 1 पे आएगा। लेकिन खैर वर्ल्ड कप से तो पहले इम्पॉसिबल थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन खैर वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान नंबर 1 पे ज़रूर आएगा। ये थी मैच, लाइक करिए, सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और क्रिकेट शो जरूर शक्ल दीजिएगा और सब्सक्राइब आ रहा है पहले कहीं से